एकेडमिक टास्क के दौरान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग का होना कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को सीवियर तरीके से अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी माइंड वॉन्डरिंग होना एक नॉर्मल सी कॉग्निटिव फंक्शनिंग का हिस्सा होता है, लेकिन जब डे ड्रीमिंग बार बार हमारे जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स हैं उन पर बैरियर बने, तब ये मैल एडेप्टिव बन जाती है। यह केस स्टडी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के असेसमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्क्राइब करेगी, जो पढ़ाई के दौरान जरूरत से ज्यादा डे ड्रीमिंग की समस्या से जूझ रहा था। ट्रीटमेंट की इंटरवेंशन बिहेवियरल और कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी, जिसमें सिस्टमैटिक रूप से सेल्फ मॉनिटरिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग, वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस और इमेजिनल एवर्जन मतलब कोवर्ट सेंसिटाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया गया। इन स्ट्रेटेजीज को बिना सोचे समझे रैंडम तरीके से नहीं लगाया गया, बल्कि स्टूडेंट के प्रॉब्लम बिहेवियर के जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको समझकर ट्रीटमेंट की जरूरत के हिसाब से सीक्वेंशियली इन टेक्निक्स को लगाया गया। अनिरुद्ध एक 20 साल का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था जो हिस्ट्री में बैचलर डिग्री कर रहा था। उसे काउंसलिंग के लिए रेफर किया गया क्योंकि अबव एवरेज आईक्यू होने के बावजूद उसे लगातार एकेडमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। उसकी मेन शिकायत थी कंसंट्रेशन में कमी होना और एकेडमिक प्रोडक्टिविटी का कम होना, असाइनमेंट्स टाइम पर पूरा ना कर पाना, कॉलेज की पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता जाना और पढ़ाई के दौरान रिटेंशन पावर में कमी होना, मतलब याद नहीं रहता था उसे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टेक्स्ट बुक पढ़ते समय या एग्जाम की तैयारी करते समय वह बार बार बहुत ही इलेबोरेट तरीके से डे ड्रीम में खो जाता था। उसने बताया कि वह पढ़ने के इरादे से बैठता था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान बहुत ही क्लियर सी फैंटेसीज में चला जाता था, जिनमें वह अपने आइडियलाइज्ड वर्जन, इमेजिन्ड फ्यूचर सक्सेस, फिक्शनल कन्वर्सेशंस और इमोशनली सेटिस्फाइंग सिचुएशंस की कल्पना करता था। ये डे ड्रीम्स अक्सर प्लेजरेबल और बहुत ही इमर्सिव होते थे, डूब जाता था उनमें वो, जिससे वापस एक्चुअल के टास्क पर लौटना काफी मुश्किल हो जाता था। उसने बताया कि कई बार वह 10 से 15 मिनट बाद होश में आता था और महसूस करता था कि उसने कई पेजेस पढ़ लिए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। यह पैटर्न इतना फ्रीक्वेंट हो गया था कि इसने उसके कॉन्फिडेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को और इमोशनल वेलबींग को काफी इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान अनिरुद्ध ने बताया कि उसकी डे ड्रीमिंग खास तौर पर तब बढ़ जाती थी जब वह अकेले पढ़ता था, लंबे थ्योरेटिकल मटेरियल को पढ़ रहा होता था या ऐसे टॉपिक से डील कर रहा होता था जो उसे बोरिंग या डिफिकल्ट लगते थे। उसने यह भी माना कि वह कई बार डे ड्रीमिंग का यूज मेंटल एस्केप के रूप में करता था, खासकर कि जब उसे आने वाले एग्जाम्स को लेकर एंजाइटी होती थी या एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होता था। उसमें प्रोकास्टिनेशन की टेंडेंसी थी, उसकी स्लीप हैबिट्स काफी इरेगुलर हो गई थी और वह अक्सर देर रात तक पढ़ाई करता था, जिससे बहुत ही फैटीग मतलब थकान होती थी और मेंटल अलर्टनेस में कमी आती थी। उसकी पास्ट की अपनी हिस्ट्री में कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस, साइकोसिस या सब्सटेंस एब्यूज का कोई मामला नहीं था या कोई मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसा कुछ नहीं था, एडीएचडी या कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एंजाइटी उसे होती थी और लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस क्लियर रूप से उसमें दिखाई दे रही थी। इसलिए उसकी जो एकेडमिक डिफिकल्टीज थी उनको कोई इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन का इफेक्ट नहीं माना गया। ऐसा नहीं कि उसकी कोई कॉग्निटिव एबिलिटी में कमी थी, बल्कि अटेंशन रेगुलेशन में कमी होना और बहुत ज्यादा फैंटेसी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैल एडेप्टिव कोपिंग का ही उसे एक परिणाम मतलब उसको एक इम्पैक्ट माना गया। एक डिटेल में बिहेवियरल असेसमेंट किया गया ताकि उसकी डे ड्रीमिंग की नेचर और फंक्शन को समझा जा सके। ट्रीटमेंट करने की नजर से डे ड्रीमिंग को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया: कोई भी ऐसी इंटरनली जनरेटेड थॉट, फैंटेसी या कोई इमेजिन्ड कन्वर्सेशन, कुछ इमेजिन कर रहा है किसी बातचीत को, जो स्टडी मटेरियल से अनरिलेटेड हो और रीडिंग टास्क में अटेंशन हटाने का कारण बनती हो। फंक्शनल एनालिसिस से पता चला कि यह बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के री से मेंटेन हो रहा था। पॉजिटिव रूप में देखें तो डे ड्रीम्स बहुत ही प्लेजरेबल थी, इमोशनली रिवॉर्डिंग थी और उनमें एक आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज शामिल थी जो कि टेम्परेरी रूप से सेटिस्फेक्शन देती थी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के नजर से देखें तो डे ड्रीमिंग उसे बहुत ही अनप्लेजेंट एकेडमिक टास्क से दूर करती थी, बोर्डम से दूर रखती थी, परफॉर्मेंस एंजाइटी को टाल देती थी और डिफिकल्ट कंटेंट से जुड़ी फ्रस्ट्रेशन से भी एक एस्केप देती थी।
मेन जो एंटीसीडेंट थे, मतलब जो कारण बनता था उसका डे ड्रीम करने का, वो थे बोर्डम, फैटीग, टास्क की डिफिकल्टी, इमोशनल स्ट्रेस और अकेले में पढ़ाई करना। यही आमतौर पर डे ड्रीमिंग के मेजर कारण बन जाते हैं। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो एकदम उसका असर आता है डे ड्रीमिंग का, उसमें उसे इमोशनल रिलीफ मिलता था, प्लेजर आता था। लेकिन उसके बाद उसे गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, बहुत गुस्सा आता था, एंगर फील होता था, समय की बर्बादी लगती थी और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी गिरती जा रही थी। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 10 दिन का बेसलाइन फेज रखा गया ताकि प्रॉब्लम का बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में इम्पैक्ट को ऑब्जेक्टिवली समझा जा सके। अनिरुद्ध को कहा गया कि वह अपनी नॉर्मल स्टडी रूटीन जारी रखे, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड डेली लॉग मेंटेन करे। इसमें वह हर स्टडी सेशन में डे ड्रीमिंग एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी, हर एपिसोड की कोई एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, टोटल स्टडी टाइम, पढ़े गए पेजेस की संख्या, उसका नंबर, कितना मटेरियल रिटेन हुआ और डिस्ट्रैक्शन से जुड़े कुछ सिचुएशनल ट्रिगर्स का रिकॉर्ड शामिल था। उसे स्टडी से पहले और बाद की इमोशनल स्टेट भी लिखने के लिए कहा गया। बेसलाइन डेटा से पता चला कि एक स्टडी सेशन में उसे एवरेज तौर पर 6 से 8 डे ड्रीमिंग के एपिसोड आते थे और हर एपिसोड लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता था, कभी-कभी आधा घंटा भी चलता था। ये एपिसोड्स स्पेसिफिकली देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे उनको पढ़ते समय होता या एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि वह लंबे समय तक पढ़ाई करता था, लेकिन एक्चुअल जो कॉम्प्रिहेंशन थी और जो रिटेंशन थी वो बहुत कम थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि उसे आमतौर पर डे ड्रीमिंग का एहसास कई मिनट बाद होता था। वो बहुत ज्यादा खो जाता था डे ड्रीमिंग में, यानी शुरुआत में उसे पता ही नहीं चलता था कि उसका ध्यान भटक चुका है। इससे क्लियर हुआ कि इमीडिएट अवेयरनेस और अटेंशनल मॉनिटरिंग में काफी बड़ी कमी थी। इस असेसमेंट के बेसिस पर एक स्ट्रक्चर्ड सा ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया गया। इंटरवेंशन एक लॉजिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करता था। मतलब पहले अवेयरनेस यूज करी, फिर सेल्फ कंट्रोल डेवलप किया और बाद में डे ड्रीमिंग के जो इंटरनल रिवॉर्ड वैल्यूज हैं उनको कम किया। पहला फेज सेल्फ मॉनिटरिंग और अवेयरनेस ट्रेनिंग पर फोकस था, क्योंकि शुरुआत में अनिरुद्ध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसे डे ड्रीमिंग शुरू होने समय पता ही नहीं चलता था कि वो डे ड्रीम करने लगा है। जब तक बिहेवियर की पहचान नहीं होगी तब तक उस पर कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अवेयरनेस को पहला और बहुत जरूरी स्टेप माना गया। सेल्फ मॉनिटरिंग फेज में अनिरुद्ध को पढ़ाई के दौरान अपने अटेंशनल शिफ्ट्स पर रियल टाइम अवेयरनेस रखने के लिए कहा गया। केवल बाद में रिकॉर्डिंग करने की बजाय उसे एक छोटा सा क्लिक काउंटर साथ रखने को कहा गया, जिसे वह हर बार एकदम से प्रेस करे जब भी उसे महसूस हो कि उसका ध्यान अपने पढ़ने वाले टेक्स्ट से हट गया है। वह यह भी लिखता था कि डिस्ट्रैक्शन का एहसास किस एग्जैक्ट मोमेंट पर हुआ और उसका ट्रिगर क्या था, जैसे बोर्डम, कंफ्यूजन, इमोशनल थॉट्स या कुछ फिजिकल टायर्डनेस, थकान। इसके अलावा उसे कुछ अटेंशन चेकिंग क्वेश्चंस सिखाए गए, जिन्हें वह हर कुछ मिनटों में खुद से पूछे, जैसे क्या मैं अभी टेक्स्ट पर फोकस्ड हूं, या क्या मैंने जो अभी पढ़ा है उसे समझ सकता हूं, उसे समझा सकता हूं किसी को। शुरुआत में हर 5 मिनट पर टाइमर लगाया गया ताकि सेल्फ चेकिंग की आदत डेवलप हो सके। इससे उसने अपने अटेंशनल स्टेट को एक्टिवली ऑब्जर्व करना सीखा, बजाय इसके कि वह बस बिना ध्यान दिए लंबे समय तक डे ड्रीमिंग में खोया रहे। पहले ही हफ्ते में अनिरुद्ध ने अवेयरनेस में एक क्लियर इंप्रूवमेंट नोटिस की, महसूस करी। पहले तो वो डे ड्रीमिंग को पहचानने लगा और पूरी तरह उसमें डूबने से पहले उसे रोक पाता था। डे ड्रीमिंग एपिसोड्स की एवरेज ड्यूरेशन लगभग 12 मिनट से घटकर लगभग 6 मिनट की रह गई। उसे डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न्स भी अब बेहतर ढंग से समझ आने लगे, खासकर कि फैटीग, डिफिकल्ट कंटेंट और इमोशनली लोडेड थॉट्स बहुत बड़े ट्रिगर्स के रूप में सामने आए। लेकिन ड्यूरेशन कम होने के बावजूद फ्रीक्वेंसी अभी भी काफी ज्यादा थी। यानी कि अब उसे पता तो चल जाता था काफी जल्दी कि वो डे ड्रीम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार भटकता रहता था। इससे क्लियर हुआ कि सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को पहचानने के बाद अटेंशन को वापस लाने के लिए कोई एक्टिव स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। ट्रीटमेंट के दूसरे फेज में वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस को यूज किया गया। यह इंटरवेंशन इसलिए चुना गया क्योंकि अनिरुद्ध ने बताया कि इवन जब उसे पता चल जाता भी था कि वह डे ड्रीमिंग कर रहा है, तब भी उसे फैंटेसी जारी रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल पुल महसूस होती थी और वापस पढ़ाई पर लौटना मुश्किल लगता था। इसलिए वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस का यूज इंटरनल कंट्रोल को मजबूत करने और अटेंशन को रीडायरेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव प्रॉम्प्ट्स देने के लिए किया गया।
मतलब अब वो अपने को कुछ ऐसे थॉट्स बोलेगा जिससे कि अपना अटेंशन वापस पढ़ाई की तरफ खींच सके। उसे पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के दौरान और डिस्ट्रैक्शन के बाद सेल्फ डायरेक्टेड स्टेटमेंट्स का यूज करना सिखाया गया, जिसे आम भाषा में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं या सेल्फ एफर्मेशंस, पर यहां उसको डिफरेंटली यूज किया गया। स्टडी सेशन शुरू करने से पहले वह प्रिपरेटरी स्टेटमेंट्स बोलता था, जैसे मैं इस चैप्टर को समझने पर फोकस करूंगा और अगर मेरा माइंड वॉन्डर करेगा, भटकेगा, तो मैं तुरंत उसे वापस लाऊंगा। ये स्टेटमेंट्स इंटेंशनैलिटी और रेडीनेस को डेवलप करने में मदद करते थे। मतलब अब वो इंटेंशनली कंट्रोल कर रहा है खुद को, ये भरोसा बढ़ेगा, ये आदत बनेगी। और रेडीनेस मतलब एकदम से कोई एफर्ट लेना है, कोई स्टेप लेकर अपने को संभालना है, ये हैबिट भी बनेगी। रीडिंग के दौरान जब भी डिस्ट्रैक्शन शुरू होती, उसे छोटे करेक्टिव क्यूज यूज करने के लिए कहा गया, जैसे स्टॉप, अभी इस पर फोकस करना है, अभी ये सेंटेंस पढ़ना है, ये क्या लिखा है इस पर ध्यान देना है, या इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, या टेक्स्ट के साथ बने रहो, देखते रहो यहाँ क्या लिखा है, इसको समझने की कोशिश करो। पर अगर उसकी डे ड्रीमिंग पहले ही चालू हो गई, तो रिकवरी स्टेटमेंट्स यूज करने के लिए कहा, जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर कोई नहीं, अब टास्क पर वापस लौट आता हूं, या लास्ट पॉइंट जहां पर था वहीं से दोबारा शुरू करता हूं। तो इस तरह से तीनों अलग अलग फेजेस में स्टेटमेंट्स यूज करने के लिए कहा गया। स्टडी करने से पहले, स्टडी करने के दौरान, या डे ड्रीमिंग जब हो चुकी है उसके बाद वापस लौटना है, इसके लिए उसे कुछ सेल्फ इंस्ट्रक्शंस बोलने के लिए ट्रेन किया। शुरुआत में उसने इन इंस्ट्रक्शंस को धीरे से विस्पर करके, फुसफुसा के प्रैक्टिस किया, ताकि सेल्फ रेगुलेशन की प्रोसेस को ज्यादा कॉन्शियस बनाया जा सके। धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स इंटरनलाइज हो गए और वह उन्हें साइलेंटली यूज करने लगा, मतलब बस मन में ही कह देता था। अगले 10 दिनों में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई। डे ड्रीमिंग एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी लगभग 7 से घटकर करीब 4 तक ही रह गई। मतलब हर स्टडी सेशन में बस 3 या 4 बार ही वो अब डे ड्रीम करता हुआ पाया उसने खुद को, और जो एवरेज ड्यूरेशन थी उनकी, वो 3 से 5 मिनट तक ही रह गई। उसने बताया कि अब उसे अपने अटेंशन पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है और डिस्ट्रैक्शंस आने पर वह बहुत हेल्पलेस महसूस नहीं करता। रीडिंग कॉन्टिन्यूटी अब उसकी बेहतर हुई और बिना बार बार शुरुआत से पढ़े वह टास्क कंप्लीट करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि अब वह खुद को कंसंट्रेशन में बहुत इनकैपेबल नहीं मानता था। लगता था कि अब मैं कंसंट्रेट कर सकता हूं। लेकिन इस प्रोग्रेस के बावजूद उसने एक्सेप्ट किया कि डे ड्रीमिंग की इमोशनल अट्रैक्शन अभी भी बनी हुई थी। कुछ फैंटेसी सिनेरियोज इतने प्लेजरेबल थे कि वे अभी भी एकेडमिक टास्क से ज्यादा रिवॉर्डिंग लगते थे। इससे क्लियर हुआ कि अवेयरनेस और कंट्रोल तो बेहतर हुए थे, लेकिन बिहेवियर को बनाए रखने वाला इंटरनल री अभी भी बहुत मजबूत था। इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट के तीसरे फेज में इमेजिनल एवर्जन यूज किया गया, जिसे कोवर्ट सेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है। यह टेक्निक स्पेसिफिक रूप से इसलिए चुनी गई क्योंकि अनिरुद्ध की डे ड्रीमिंग इमोशनली रिवॉर्डिंग थी, मजा आता था उसे डे ड्रीम करने में, और इंटरनल ग्रेटिफिकेशन का भी वो एक सोर्स था। मतलब खुद ही अपने को एंटरटेन कर रहे हैं, ऐसा हो गया था। चूंकि फैंटेसीज अपने में बहुत रीइंफोर्सिंग थी, इसलिए टारगेट ये था कि उनकी अट्रैक्टिवनेस को कम किया जाए, उन्हें अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ मेंटली पेयर किया जा सके। गाइडेड थेरेपी सेशंस में अनिरुद्ध से कहा गया कि वह अपने टिपिकल डे ड्रीम सिनेरियो में से किसी एक को बहुत ही क्लियरली इमेजिन करे, जैसे बिना एक्चुअल एफर्ट के एकेडमिक सक्सेस की कल्पना करना या आइडियलाइज्ड सोशल इंटरेक्शंस की फैंटेसी में उलझ जाना। जब वह फैंटेसी के इमोशनली रिवॉर्डिंग पीक पर पहुंचता, तब उसे तुरंत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इमेजिन करने के लिए कहा जाता, जो सीधे उस बिहेवियर से जुड़ा हो। इन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस में शामिल था इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फेल हो जाना, क्योंकि उसने स्टडी टाइम तो बर्बाद कर दिया। क्लास में क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाना, उसके कारण बहुत ही एम्बेरसमेंट महसूस करना। एकेडमिक रिजल्ट्स खराब हो जाना, जिसकी वजह से पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना, या एग्जाम से एक रात पहले बहुत ज्यादा गिल्ट, रिग्रेट महसूस करना, जब उसे एहसास हो कि उसने हफ्तों पढ़ने की बजाय डे ड्रीमिंग में सारा समय खराब कर दिया। इस तरह के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव परिणाम होते हैं, ये एवर्जन का काम करते हैं। मतलब ये पेनफुल लगेंगे तो इनको अवॉइड करने के लिए डे ड्रीमिंग को रोकने का मन करेगा। इस तरह डे ड्रीमिंग कम की जा सकती है, यही इस टेक्निक का टारगेट था। थेरेपिस्ट ने ध्यान रखा कि ये कॉन्सिक्वेंसेस रियलिस्टिक हों, इमोशनली मीनिंगफुल हों और उसके एक्चुअल प्रैक्टिकल फियर्स से ही जुड़े हुए हों, लेकिन इतने डिस्ट्रेसिंग ना हो कि इमोशनल हार्म हो, वो बेचारा गिल्ट में उलझ जाए, बिल्कुल रोता रहे, परेशान हो जाए।
इस पेयरिंग एसोसिएटिंग प्रोसेस को कई बार दोहराया गया ताकि प्लेजरेबल डे ड्रीमिंग रिस्पॉन्स धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और बुरे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़ने लगे, ना कि किसी एस्केप और रिवॉर्ड से। अनिरुद्ध ने यह एक्सरसाइज घर पर भी प्रैक्टिस की, खासकर कि जब उसे डे ड्रीमिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस होती थी। अगले 2 हफ्तों में उसने इन डे ड्रीम्स का जो इमोशनल पुल था उसमें बहुत भारी कमी को रिपोर्ट किया। उसने कहा कि अब फैंटेसीज पहले जितनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि वे अब मेंटली एकेडमिक फेलियर और रिग्रेट से जुड़ गई थी। डे ड्रीमिंग शुरू करने की अर्ज काफी ज्यादा कम हो गई और वह रियल एकेडमिक टास्क में इंगेज रहने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करने लगा। इस फेज के एंड तक डे ड्रीमिंग की फ्रीक्वेंसी घटकर केवल 1 या 2 ही रह गई थी, और वो भी छोटे से एपिसोड किसी भी स्टडी सेशन में, और हर डे ड्रीम एपिसोड 1 या 2 मिनट तक ही होता था। अब वह लगातार 30 से 40 मिनट तक सस्टेन्ड अटेंशन, मतलब पूरा कंसंट्रेशन बनाए रख पाता था, जो पहले उसके लिए बहुत मुश्किल था। इम्प्रूवमेंट को बनाए रखने के लिए जो सेल्फ मॉनिटरिंग की जो इंटेंसिटी थी, बार बार खुद को मॉनिटर करना, इस इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग जो स्टडी पीरियड होते थे, जिसमें उसको काफी ज्यादा पढ़ाई करनी होती थी, उसमें कुछ अवेयरनेस के चेक रखना अभी भी जरूरी समझा गया। मतलब ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइजेज एकदम से बंद कर दी क्योंकि उसकी अब डे ड्रीमिंग 1 या 2 तक आ गई है। अभी भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स इस पूरे टेक्निक और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के जारी रखे गए। वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस काफी ऑटोमेटिक हो गए। अब जैसे ही डे ड्रीम करता, एकदम से उसके मन में ये सारे सेल्फ स्टेटमेंट्स आ जाते थे और बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के नेचुरली वो इनको यूज करने लगा। इमेजिनल एवर्जन को ओकेजनल बूस्टर टेक्निक के रूप में रखा गया। जब ज्यादा डे ड्रीम हो रहा हो, जब बहुत ज्यादा मन कर रहा हो, तभी वो सारे जो एवर्जिव थॉट्स कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको सोचना, ऐसा कहा गया उसे। खासकर कि जब उसे एग्जाम का स्ट्रेस आ रहा हो, उसके दौरान जब बहुत स्ट्रॉन्ग फैंटेसी अर्ज आए, तब उसे वो एवर्जिव सिनेरियो इमेजिन करने हैं। इसके अलावा उसने स्ट्रक्चर्ड स्टडी रूटीन भी डेवलप की, जिसमें अलग अलग टाइम पर ब्रेक लेना, शेड्यूल के साथ समय पर नींद लेना और बेहतर एनवायरमेंटल कंट्रोल करना, ये सब शामिल था। उसे बेड पर पढ़ने की बजाय डेस्क पर पढ़ने के लिए कहा और रीडिंग के दौरान बहुत फालतू का फोन यूज करने से बचने के लिए कहा। ट्रीटमेंट के एंड तक अनिरुद्ध की एक्सेसिव डे ड्रीमिंग में लगभग 80 से 85% की कमी आ गई थी। उसकी स्टडी एफिशिएंसी काफी बेहतर हो गई और वह बहुत कम समय में अपने रीडिंग असाइनमेंट्स को पूरे करने लगा। साथ ही उसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ी, अब जल्दी उसे समझ में आता था, और उसकी रिटेंशन पावर भी बढ़ गई, मतलब मेमोरी अच्छी हो गई। उसका अपनी एकेडमिक एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया और अपने अटेंशन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल कंट्रोल वो महसूस करने लगा। उसकी एग्जाम परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई, जिसने उसकी मोटिवेशन को और भी ज्यादा मजबूत किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब वह डे ड्रीमिंग को एक अनकंट्रोलेबल हैबिट नहीं मानता था, बल्कि एक मैनेजेबल बिहेवियर समझता था, जिसे अवेयरनेस और प्रैक्टिस की मदद से रेगुलेट किया जा सकता था। यह केस इस बात को क्लियर करता है कि जो इंटरवेंशंस हैं उनको फंक्शनल एनालिसिस के बेसिस पर चुनना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि टेक्निक्स को बस रैंडम तरीके से इधर उधर जो भी काम कर जाए उस हिसाब से लागू कर लेना। सेल्फ मॉनिटरिंग सबसे पहले इसलिए शुरू किया गया क्योंकि अवेयरनेस मेन उसका डेफिसिट थी। वो खो जाता था इन सब डे ड्रीमिंग में, इसलिए अवेयरनेस लाना जरूरी था। क्योंकि डे ड्रीमिंग बिहेवियर की पहचान के बिना कोई चेंज तो पॉसिबल था नहीं। फिर वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस जोड़े गए जब अवेयरनेस उसकी बेहतर हो गई, लेकिन एक्टिव अटेंशनल कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं था, कमजोर पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अर्ज थी स्ट्रांग इन डे ड्रीम्स में जाने की। तो इमेजिनल एवर्जन केवल तब इंट्रोड्यूस किया गया जब यह क्लियर हो गया कि डे ड्रीमिंग का जो इमोशनल रिवॉर्ड वैल्यू है, उसमें जो मजा आता है, वो अभी भी एक बहुत बड़ा मेंटेनिंग फैक्टर था। इस तरह हर इंटरवेंशन ने स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल सीक्वेंस के अंदर रहकर एक अलग थेरेप्यूटिक पर्पस पूरा किया। हालांकि इस केस में सक्सेसफुल आउटकम्स मिले, लेकिन कुछ लिमिटेशंस को भी यहाँ एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे कि ये सारा डेटा सेल्फ रिपोर्ट पर बेस्ड था, जिसमें सब्जेक्टिव बायस की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। यहाँ कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की चांस नहीं था, कोई दूसरा उसे ऑब्जर्व कर रहा हो कि वो कितना पढ़ रहा है या कितना नहीं। ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसे मामलों में। पढ़ाई तो कोई प्राइवेट सेटिंग में ही करता है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप यहाँ अवेलेबल नहीं था, कुछ ही हफ्तों तक फॉलोअप किया।
1 या 2 साल तक ये फ़ायदे बने रहे, उसकी फ्यूचर हायर स्टडीज़ में कितना उसको फ़ायदा हो रहा है इन टेक्निक्स का, इस बारे में तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएँगे, बट फिर भी जो भी इम्प्रूवमेंट था, वो ये सजेस्ट तो करता है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन है, ख़ासकर कि ये सेल्फ रेगुलेशन वाली एक्सरसाइज़ेज़, ये एकेडमिक सेटिंग्स में जो ज़्यादा डे ड्रीमिंग की जो हैबिट है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव हो सकती हैं और होती भी हैं। अब ये जो मैंने बताया लिमिटेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसे यूज़ करना बंद कर दें। ये बस बताता है कि हाँ, हम किसी भी केस को कई सालों तक तो फ़ॉलो अप कर नहीं पाते। पर जो मेन प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस और टेक्निक्स यही होती हैं, यहाँ इसी चीज़ को बताने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में। तो इस केस स्टडी से हमें यही पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की हैबिट है, उसको एक सिस्टमैटिक से बिहेवियरल इंटरवेंशन की मदद से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पहले अवेयरनेस बढ़ाओ, फिर अटेंशनल कंट्रोल लाओ, उसे मजबूत करो और फिर फैंटेसी में इन्वॉल्वमेंट की जो रिवॉर्ड वैल्यू है, उसको धीरे-धीरे कम करो ताकि बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत लॉन्ग लास्टिंग एकेडमिक इंप्रूवमेंट अचीव की जा सके। ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग है, वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, इमेजिनल एवर्जन के जो टेक्निक हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो पनिशमेंट बेस्ड मेथड्स हैं, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल, एथिकल और ज़्यादा इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब एग्ज़ाम में फेल हो जाना और उसके बाद भुगतना और सोचना कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे, बैक लग गई एग्ज़ाम में तब पूरा करेंगे, इन सब चीज़ों में उलझने फँसने की बजाय बेहतर होगा कि हम अपना खुद का एफर्ट लेकर अपनी सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करके इन सब बैड हैबिट्स को, मैलएडेप्टिव हैबिट्स को दूर करें। ये ज़्यादा अच्छा सिंपल सा अल्टरनेटिव है। यही तरीका सही है। ऐसे ही हम थोड़ा साइकोलॉजिकली अवेयर होते हैं और अपने को सँभालते हैं। ऐसे इंटरवेंशंस खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जिनकी अटेंशनल डिफिकल्टीज़ किसी कॉग्निटिव डेफिसिट की वजह से नहीं है। कोई बीमारी चल रही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये मैलएडेप्टिव पैटर्न्स हैं जो कि एस्केप, अवॉइडेंस और इंटरनल रीइंफोर्समेंट के कारण डेवलप होते हैं। तो ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज सीख के मैलएडेप्टिव डे ड्रीमिंग को दूर किया जा सकता है।